हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, 13, 14 एंड 15। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक डिस्कस किया था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया था। हम डेली 5 आर्टिकल को कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 11 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 11 ये बोलता है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो कोई सा भी लॉ बना सकती है इन द रिगार्डिंग ऑफ सिटीजनशिप। मतलब सिटीजनशिप के लिए कोई सा भी कानून बनाने का हक किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। याद रखिएगा, जो 1955 का कानून था जिसमें लिखा गया था, नागरिकता से संबंधित था पूरा, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड था, उसी में अमेंडमेंट कर कर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लाया गया था। ओके, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। देखिए, आर्टिकल 12 ये बोलता है कि स्टेट कोई सा भी लॉ नहीं बना सकती अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। बस इतना याद रखना है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई सा भी कानून बनाने का हक नहीं है स्टेट को। अगेंस्ट में मतलब इसके लिए आप अच्छे कानून बना सकते हो, पर कोई इसके अगेंस्ट जाए, मतलब फंडामेंटल राइट के कोई अगेंस्ट जा रहा है अगर आपका कानून, तो आपको वो कानून बनाने का हक नहीं है। स्टेट जो है यहाँ पे 3 चीज़ों को कहा गया है: सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज़ को। अब देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है और लोकल अथॉरिटी क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आप जानते ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट को आप जानते ही हैं, और लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि जनपद पंचायत हो गई, है ना, नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई। तो ये सब क्या है? ये कंट्रोल करने के लिए होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़। आपके फंडामेंटल राइट पर कुछ ना कुछ कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप पता चला कि रोड की जगह आप किसी के घर में गाड़ियाँ चला रहे हो, तो आपको गाड़ी चलाने का हक तो है, पर किसी के घर में थोड़ी ना है, बाहर चला सकते हैं आप। तो फंडामेंटल राइट पर कंट्रोल रखने का भी हक है, पर कोई कानून भी अगेंस्ट नहीं बना सकती फंडामेंटल राइट के। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13। देखिए, आर्टिकल 13 जो है वो 2 चीज़ों से रिलेट करता है। पहला अल्पीकरण और दूसरा असंगत। देखिए, इसका मतलब क्या है? आपको मतलब कुछ भी कहने का हक है, आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के लिए भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत बोल दो, है ना। मतलब दूसरों को तकलीफ हो तो वैसा बोलना भी क्या बोलना, तो ये ना हो, इसीलिए आर्टिकल 13 रखा गया। आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि डेरोगेशन किसी का भी सहन नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी के खिलाफ कुछ भी उठा के बोल दोगे वो नहीं चलेगा। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी गलत बोलिए, फिर आपको प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपये का फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं बोला जाता। मतलब डेरोगेशन नहीं कर सकते और इनकॉन्स्टिटेंट नहीं बोल सकते, असंगत नहीं बोलना है, ये बोलता है आर्टिकल 13। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। देखिए, आर्टिकल 14 ये बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। चाहे आप सलमान खान हो, चाहे आप कोई हाईवे ड्राइवर हो, आपने एक्सीडेंट किया है तो आपको सज़ा ज़रूर होगी। यूपीएससी की एग्ज़ाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है। तो याद रखिएगा, एवी डेसी एक पर्सन है जिन्होंने ये लॉ दिया था, मतलब जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर पर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास तो पावर होती है कि वो सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, और अगर इनके ऊपर ऐसी चीज़ आई जिन पे इन्होंने मान लीजिए किसी कानून का गलत इस्तेमाल किया और इनके ऊपर मर्डर, मान लीजिए मर्डर का केस लगा हुआ है प्रेसिडेंट पर, तो वो तो खुद की फांसी की सज़ा या फिर जो भी सज़ा होगी वो तो माफ़ कर लेगा। तो इसलिए जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इसके बाद में इन पर कोई कार्रवाई की जाती है, मतलब इनके पद से हटने के बाद। चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15 को। देखिए, आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, उसकी धर्म, उसकी जाति, उसका वंश, उसकी लिंग और उसके जन्म स्थान के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब उसकी जो रिलीजन है, उसकी कास्ट है, उसकी रेस है, उसकी जो उसका जेंडर है, उसका बर्थ प्लेस है, इसको लेकर आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे कि किसी को बिहारी बोलना, तो ये गलत है, क्योंकि आप उसके जो बर्थ प्लेस है उसको लेके आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब जैसे कि रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन देना जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक सकारात्मक भेदभाव है। क्यों? क्योंकि कोई तदबे जो हैं समाज के हैं वो दबे हुए रह गए, तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ओके, सो गाइस, ये था आर्टिकल 11, 12, 13, 14 और 15 के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आर्टिकल 16 से लेकर तो आर्टिकल 20 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।